हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों विद्युत धारा के बारे में विस्तार से चर्चा किया था और ओम के नियम पर हम लोगों ने प्रकाश डाला था। ओम के नियम के समाप्ति के बाद हम लोगों ने चर्चा किया था कि चालक तार की जो प्रतिरोध होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो इन सभी क्लास के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने के बाद हम लोग आज इस क्लास में चर्चा करेंगे कि पदार्थ विद्युत धारा की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रतिरोधों का सम्मोहन है ना कैसे किया जाता है, समांतर क्रम सम्मोहन क्या होता है, श्रेणी क्रम सम्मोहन क्या होता है। फिर उसके समाप्ति के बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि सेलों का सम्मोहन कैसे किया जाता है ना, सेल क्या होते हैं, है ना, सेलों का सम्मोहन कैसे किया जाता है। इस टॉपिक्स पर हम लोग आज चर्चा करेंगे बच्चों। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने साथ कॉपी कलम जरूर रख लें ताकि आप लोग है ना नोट्स तैयार कर सकें और है ना समझने में आप लोगों को आसानी होगी। तो चलिए हम लोग आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि पदार्थ को विद्युत धारा के दृष्टि या विद्युतीय गुण के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो वैसे बच्चे जो आज हमारे क्लास में नए हैं है ना, तो उसे मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पिछले जितने भी वीडियो है उसे अच्छी तरह से आप देखें। मैंने पीछे कई तरह के वीडियो बनाए हैं और वीडियो के प्रत्येक वीडियो का ड्यूरेशन जो है लगभग 45 मिनट 1 घंटा का है। तो आप लोग ऑप्टिक्स से शुरू कर सकते हैं, प्रकाश से शुरू कर सकते हैं। उसमें प्रकाश का परावर्तन है, दर्पण है, लेंस है, दृष्टि दोष है, प्रकाशिक यंत्र है। विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स में मैंने चर्चा करते करते एक लंबे समय के बाद जो है आज मैं इस क्लास में प्रवेश किया हूँ बच्चों। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छा से देखें और मेरे साथ आज बने रहें। चलिए मैं इस क्लास को शुरुआत करता हूँ और सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि पदार्थ का विद्युतीय गुण के आधार पर उसे कितने भागों में विभाजित किया जाता है बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों। तो पदार्थ देखिए पदार्थ को है ना, पदार्थ को विद्युतीय गुण के आधार पर पदार्थ को विद्युतीय गुण के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहला होता है चालक, जिसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं बच्चों। दूसरा को कहते हैं अचालक, इसको अचालक कहिए, इसको अचालक कहिए या कुचालक कहिए, या फिर उसको परावैद्युत पदार्थ कहिए। ये सारा एक ही होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर कहते हैं, इंसुलेटर कहा जाता है, या फिर उसको हम लोग नन कंडक्टर कहते हैं। इंग्लिश से भी उसको हम लोग कहते हैं नन कंडक्टर कहते हैं, या फिर उसको है कि नहीं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग उसको कहते हैं। तो तीसरा नंबर में आता है बच्चों अर्धचालक, किसको हम लोग कहते हैं। अर्धचालक क्या होता है, जिसको हम लोग सेमी कंडक्टर कहते हैं, इंग्लिश से सेमी कंडक्टर कहा जाता है। तो इस तीनों के विषय में चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि चालक किसे कहते हैं। चालक क्या होता है, देखिए वैसा पदार्थ, इसका डेफिनेशन इस प्रकार होता है बच्चों कि वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, चालक कहलाता है। चालक कहलाता है।
है ना, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उसे हम चालक कहते हैं या कहलाता है। तो इसका उदाहरण क्या क्या होगा बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो जितने भी धातु होते हैं, है कि नहीं, सभी धातुएं, है कि नहीं, सभी धातु है ना, देखिए चालक होते हैं, सभी धातु चालक होते हैं, सभी धातु चालक होते हैं। कुछ अपवाद में भी आते हैं, जैसे कि, है कि ना, अधातु के श्रेणी में आने वाला एक तत्व होता है बच्चों, जिसको हम लोग, है ना, कार्बन किस कहते हैं, तो कार्बन का एक अपर रूप होता है जिसको हम लोग ग्रेफाइड कहते हैं, है कि नहीं, ये धातु नहीं है, ग्रेफाइड कहते हैं। तो ग्रेफाइड जो होता है, इसको आप लोग देखे भी होंगे, पेंसिल का जो काला वाला पोर्शन होता है कि नहीं, उसको हम लोग ग्रेफाइड कहते हैं। तो ग्रेफाइड जो होते हैं वो चालक होते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं, है ना, ग्रेफाइड होते हैं। और भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि जलीय लवण, जलीय लवण, है कि नहीं, जलीय लवण का मतलब क्या हो गया कि यदि जल में आप नमक को घोल देते हैं तो वो जलीय लवण कहलाता है कि नहीं। अभी हम लोग केमिस्ट्री का लवण, ऐसे बहुत तरह के लवण होते हैं बच्चों, है कि नहीं। एक होते हैं जलीय लवण, ये भी विद्युत धारा का चालन करते हैं बच्चों। यदि अम्ल का, यदि आप जलीय विलयन लेते हैं तो ये भी विद्युत धारा का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन लेते हैं, जल, है ना, अम्ल का जलीय विलयन लेते हैं, या फिर आप क्षार का जलीय विलयन ले लीजिए, क्षार का जलीय विलयन लेते हैं। तो ये सारे जितने भी चीज़ होते हैं सब में विद्युत धारा का चालन होता है बच्चों, है कि नहीं। सभी धातु, तो धातु के अंतर्गत आने वाला, जैसे आप लोग जानते हैं, है कि नहीं, धातु में कौन कौन आते हैं, दो चार ठो का नाम लिख देता हूँ मैं। जैसे तांबा होता है, जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया बच्चों, एल्यूमिनियम हो गया, चांदी हो गया, सोना, चांदी, सोना, है कि नहीं। तो आदि जितने भी होते हैं ये सारे के सारे जो होते हैं वो चालक होते हैं बच्चों। तो धातु आप लोग केमिस्ट्री क्लास में पढ़े होंगे बच्चों, बहुत तरह के धातु होते हैं, और सामान्य ज़िंदगी में हम लोग अपने घरों में भी बहुत सारे धातु का प्रयोग करते हैं। तांबा सबके घर में होगा ही, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना आदि सबके घर में पाए जाते हैं। तो वो सारे जो धातु होते हैं वो चालक होते हैं, है ना। जलीय लवण, लवण हमारे घर में, जैसे कि एक लवण का उदाहरण सोडियम क्लोराइड भी होता है, खाने वाला सोडा होता है, ये सारा लवण होता है बच्चों। तो वो सब भी नमक उसको जल में घुला करके आप देख सकते हैं कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है या नहीं होता है। तो इसको आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, अपने घर में प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि जल में एक लवण को घोल दीजिएगा बच्चों। इस प्रकार उदाहरण आप देख सकते हैं कि एक कांच के ग्लास ऐसे करके लीजिएगा और उसमें दो गो रॉड लगा दीजिएगा। दोनों रॉड कोई ज़रूरी नहीं है कि सोना चांदी का ही हो, या तो एक एल्यूमिनियम का हो सकता है या एक तांबा का हो सकता है, या फिर दोनों ही तांबा का आप ले लीजिए, है कि नहीं। और इस ग्लास में आप जल को भर दीजिए और दो चम्मच नमक इसमें घोल दीजिए, और दोनों सिरा को हम लोग बैटरी से यदि हम लोग कनेक्ट कर देंगे बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो होता है बुलबुला जैसा उत्पन्न होने लगेगा। तो ये बुलबुला उत्पन्न होने का कार्य वजह ही है कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो इस उदाहरण को आप लोग अपने घर में ज़रूर प्रैक्टिकल करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और जानने का प्रयास करते हैं कि अचालक पदार्थ क्या होता है। अचालक क्या होता है कि देखिए, वैसा पदार्थ, देखिए वैसा पदार्थ जिससे होकर, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह प्रवाह नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, वो अचालक पदार्थ कहलाता है, अचालक पदार्थ कहलाता है, अचालक पदार्थ बच्चों कहलाता है। तो अचालक पदार्थ का उदाहरण क्या होता है, आप अपने घर में अधिकांशतः जो होते हैं सभी अधातुएं जो होती है, सभी अधातु, है ना, सभी अधातु अचालक होते हैं, सामान्यतः सभी, है ना, अधातु अचालक होते हैं, अचालक होते हैं।
है ना। तो आप लोग धातु का उदाहरण भी आप लोग जानते होंगे बच्चों, जैसे कि ऑक्सीजन होता है कि नहीं, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, है कि नहीं, क्लोरीन गैस हो गया आदि। ये सब जितने भी अधातु होते हैं सभी जो होते हैं विद्युतधारा के कुचालक होते हैं। और इसके अलावा भी जो होते हैं बच्चों, जैसे कि मान लेते हैं प्लास्टिक हो गया, है कि नहीं, जैसे हो गया आपका प्लास्टिक हो गया, है कि नहीं, लकड़ी का, है ना, जैसे कच्चे लकड़ी या सूखा लकड़ी जो होता है, सूखा लकड़ी जैसे होता है, जैसे सूखा लकड़ी, रबर, है कि नहीं, रबर आदि, ये सभी जो होते हैं विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। तो इसका उदाहरण आप अपने भी लाइफ में देख चुके होंगे। हम लोग अपने घर में जो वायर यूज़ करते हैं, जो तार यूज़ करते हैं, उसके ऊपर आप देखते होंगे प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया जाता है, या कोई कोई तार में रबर का, है ना, मतलब परत चढ़ा दिया जाता है, लेयर चढ़ा दिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तार के जो होते हैं कि वो अंदर में धातु होते हैं, या तो कॉपर होंगे या तो एल्युमिनियम होगा। उसके ऊपर यदि हम लोग वो कॉटेड कर देते हैं, है ना, प्लास्टिक का या फिर रबर का, तो हमको झटका उससे नहीं लगता है बच्चों। तो इस सब पदार्थ का भी उपयोग हमारे दैनिक जीवन में है ना। तो हम लोग उससे विद्युत का झटका से बचने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं बच्चों। तो ये अचालक पदार्थ हो गया। तीसरा नंबर में होता है बच्चों कि अर्धचालक पदार्थ किसको कहते हैं। ये अर्धचालक क्या होता है, मतलब आधा चालक होता है बच्चों, ये आधा चालक। तो आधा चालक कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि देखिए वैसा पदार्थ, है कि नहीं, देखिए वैसा पदार्थ जिसकी चालकता, वैसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक और अचालक के बीच में होती है, चालक और अचालक के बीच में होती है, चालक और अचालक के बीच में होती है, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं बच्चों, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, कि वैसा पदार्थ जिसकी चालकता, मतलब कि चालक और अचालक, चालक में मतलब विद्युत धारा बहुत ज़्यादा प्रवाहित होता है और अचालक में होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि अर्धचालक वैसा पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता भी है और नहीं भी होता है। तो इसका मतलब है कि वो बीच में आता है, ना ज़्यादा उसकी चालकता होती है, ना एकदम कम भी उसकी चालकता होती है, तो बीच में उसकी चालकता होती है। तो ऐसे चालक को हम लोग अर्धचालक कहते हैं। जैसे क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या देंगे बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल जो होता है, सबसे पहले सिलिकॉन आता है, सबसे पहला एग्जाम्पल इसका होता है सिलिकॉन, है कि नहीं। उसके बाद होता है जर्मेनियम, है कि नहीं, उसके बाद होता है जर्मेनियम, है ना, जर्मेनियम, है कि नहीं। तो ये दो उदाहरण है इसका, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया आदि होता है कि नहीं। तो ये सब उदाहरण जो होता है, ये सब अर्धचालक में आता है। तो सिलिकॉन का उपयोग आजकल हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारा करते हैं, है कि नहीं। जैसे कि हम लोग जितने भी कंप्यूटर के जो चिप बनते हैं या सर्किट बनते हैं, वो सारे सिलिकॉन के ही बने होते हैं, है कि नहीं। जर्मेनियम हो गया, तो जर्मेनियम का उपयोग अधिकांशतः हम लोग डायोड, ट्रांजिस्टर या फिर उच्च कोटि के डायोड ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। तो ऐसे भी पदार्थ को हम लोग अर्धचालक कहते हैं बच्चों। तो अर्धचालक इसी यही हो गया बच्चों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि चालकता क्या होता है कि नहीं, चालकता क्या होता है बच्चों। तो इसको हम लोग परिभाषित कैसे करते हैं, चालकता का परिभाषा हम लोग कैसे देते हैं। तो इसका परिभाषा दिया जाता है, देखिए प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है कि नहीं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं बच्चों, है कि नहीं। तो प्रतिरोध मेरा आर हो गया बच्चों। तो चालकता को हम लोग जी से सूचित करते हैं, इसे जो जी से सूचित किया जाता है, इसे किसे सूचित करेंगे, जी से, है ना, जी से सूचित किया जाता है, इसे जी से सूचित किया जाता है बच्चों, है कि नहीं। चालकता को हम लोग जी से सूचित करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि चालकता जो होता है, जी इज इक्वल टू होता है 1/r,
इसी को हम लोग चालकता कहते हैं। तो इसका मात्रक हम लोग कैसे लिखेंगे, चालकता का मात्रक यदि हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों? तो आर ओम का है ना, ये प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो इसका मात्रक क्या होता है, 1/ओम, है कि नहीं। इसका मात्रक हो गया, या तो इसको हम लोग कहते हैं प्रति ओम भी कहते हैं, इसको हम लोग प्रति ओम भी कहेंगे। तो ओम को आप कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में ओम को लिखेंगे OHM, यही होता है ओम बच्चों। तो यहाँ पर एक तरह से यदि इसका मात्रक देंगे तो इसको भी लिखेंगे 1/OHM। तो इसको यदि उलट देंगे तो ये क्या आ जाता है, MHO। तो इसको क्या कहेंगे, मोह, है कि नहीं, क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे महो, इसको क्या कहते हैं, महो, है कि नहीं। इसका मतलब हो गया कि चालकता का मात्रक या तो होता है प्रति ओम, या ओम को यदि आप उल्टा कर दीजिएगा, 1/ओम को उल्टा कर देंगे तो MHO लिखेंगे, तो महो भी इसका मात्रक होता है। चालकता का मात्रक महो भी होता है। अन्य मात्रक जो होता है इसका साइमन भी होता है, अन्य मात्रक जो है इसका साइमन है। अन्य मात्रक क्या होता है, इसका साइमन होता है, साइमन। तो चालकता को आप लोग इस प्रकार भी जान सकते हैं। तो इसी प्रतिरोध का क्या काम होता है, कि प्रतिरोध का काम होता है कि चालक तार में धारा के प्रवाह का विरोध करना। मतलब यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उस चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह कम होगा, और विद्युत धारा का प्रवाह यदि कम हो रहा है तो हम कहेंगे कि उसकी चालकता कम है, क्योंकि चालकता ही मतलब होता है कि विद्युत धारा का प्रवाह करना। यदि चालकता ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह करेगा, है ना। तो यदि प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो चालकता कम होगी, यदि चालकता कम होगी तो उसका मतलब प्रतिरोध उसमें ज़्यादा होगा। तो आप लोग एक तरह से कह सकते हैं कि चालक पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से करता है वह उसकी चालकता ज़्यादा होती है और उसका प्रतिरोध कम होगा। लेकिन अचालक पदार्थ क्या होता है, वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है, तो उसकी क्या होगा, प्रतिरोध ज़्यादा है लेकिन उसकी चालकता कम होती है बच्चों। और अर्धचालक की चालकता जो होती है वो चालक और अचालक के बीच में होती है कि नहीं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बच्चों कि ताप बढ़ने पर कि पदार्थ की चालकता में क्या परिवर्तन आता है। ताप बढ़ने पर, है कि नहीं, चालक की चालकता में क्या परिवर्तन आता है, और चालक की चालकता में क्या परिवर्तन आता है, और साथ में अर्धचालक की चालकता में क्या परिवर्तन आता है। तो टॉपिक्स में यह रहेगा कि देखिए पदार्थ का ताप के साथ चालकता में परिवर्तन, पदार्थ का ताप के साथ चालकता में परिवर्तन किस प्रकार होता है बच्चों, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला टॉपिक से, तो ये बात आप लोग जानते हैं कि ताप बढ़ने पर चालक पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है। तो यदि वो प्रतिरोध बढ़ेगा बच्चों तो इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि उस चालक पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह कम हो जाएगा। तो विद्युत धारा का प्रवाह कम होना इसका मतलब है कि चालकता में कमी आने को सूचित करता है। तो अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि अर्थात चालकता में कमी आती है ना, अर्थात चालकता में कमी आती है, चालकता में कमी आती है। ये चालक पदार्थ के बारे में बात किया था। तो दूसरा स्टार में देखेंगे बच्चों कि ताप बढ़ने पर, है ना, ताप बढ़ने पर अचालक पदार्थ की, है ना, अचालक पदार्थ का प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम होता है, अर्थात चालकता बढ़ती है, अर्थात चालकता बढ़ती है ना। तो ये बात हम लोग, है ना, प्रैक्टिकल तो नहीं बच्चों, थ्योरेटिकली हम लोग ये बात जानते हैं, है कि नहीं। ऐसा क्यों होता है,
ऐसा क्यों होता है कि ताप बढ़ने पर अचालक पदार्थ का प्रतिरोध कम होने लगता है? तो इसके बारे में आप लोग जरा सा पिछले वीडियो के में आप लोग जाइए और उसको थोड़ा सा देखिए कि आखिर चालक पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह किस प्रकार होता है। तो आप लोगों को मैंने ये बात अच्छी तरह से बताया था कि चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पूरे पदार्थ में यादृच्छिक गति करते रहते हैं। जब चालक के सिरों के बीच में जब हम लोग विभवांतर स्थापित करते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स उस विभवांतर के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है और ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स और चालक के धन आवेशित कण जो होते हैं एक लाइन में एक सीधे व्यवस्थित हो जाते हैं और एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होते हैं और प्रवाह के साथ जो होती है एक दूसरे के बीच में टक्कर होता है जो कि प्रतिरोध का कारण होता है। लेकिन जब ताप में वृद्धि कर दीजिएगा तो जो वो एक लाइन में सजे होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होते हैं, उसकी जो सजावट होती है वो तो वही रहती है, लेकिन उसकी गति ताप में वृद्धि करने के बाद आवेशों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के वजह से उसकी यादृच्छिक गुणों में वृद्धि हो जाती है, जिसके वजह से टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है और प्रतिरोध उसका बढ़ जाता है। तो ये तो चालक का कहानी था बच्चों। वहीं यदि हम बात करते हैं अचालक के पदार्थ में, तो अचालक में ऐसे कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, जो कि है कि नहीं। अचालक पदार्थ मतलब ये है, तो इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे। मान लीजिए कि ये मेरे पास प्लास्टिक है बच्चों, ये क्या है, प्लास्टिक है और इसके सिरों के बीच में आप यदि बैटरी को जोड़ देते हैं बच्चों, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जो कि विद्युतीय ऊर्जा को इस सिरे से इस सिरे तक ले जाने का काम करता है। कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, है कि नहीं। जबकि चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते थे, इसीलिए वो इस विद्युतीय ऊर्जा को इस सिरे से इस सिरे तक ले जाने के लिए काम करते थे। लेकिन प्लास्टिक में कोई भी मौजूद नहीं होते हैं, है कि नहीं, जिसके कारण जो होती हैं वो अचालक विद्युत धारा का कुचालक होता है। लेकिन जब हम टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं, जब हम लोग टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं तो इस पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने परमाणु से अलग हो जाते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था जो कि आप लोग आगे पढ़ेंगे जाके क्या व्यवस्था होता है। तो इतनी जानिए कि पदार्थ से के जो परमाणु होते हैं टेम्परेचर वृद्धि करने पर वो इलेक्ट्रॉन्स उससे मुक्त हो जाते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि होती है जिसकी वजह से चालकता में बढ़ोतरी होती है और उसका प्रतिरोध कम होने लगता है। लेकिन बात ऐसा नहीं होता है कि प्लास्टिक में आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दीजिए तो वो सुचालक पदार्थ की तरह या कुछ है कि नहीं, चालक पदार्थ की तरह काम करने लगेगा, ऐसा बात नहीं। क्योंकि उस चालक पदार्थ के अणु में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इतनी अधिक ऊर्जा में वो प्लास्टिक क्या होते हैं, द्रवित हो जाते हैं, वो जल जाते हैं, है ना। जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी में के अणु जो होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए इतना अधिक टेम्परेचर देना पड़ता है बच्चों कि उस टेम्परेचर पे लकड़ी क्या होता है, दहन क्रिया शुरू हो जाती है, लकड़ी जलना शुरू हो जाती है। तो हम आवश्यकता से अधिक टेम्परेचर किसी पदार्थ को नहीं दे सकते हैं। यदि आवश्यकता से अधिक टेम्परेचर देते हैं तो उसमें दहन प्रक्रिया अर्थात वो जलना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार है अचालक पदार्थ में ताप वृद्धि करेंगे तो यह सैद्धांतिक रूप से उसका प्रतिरोध कम होगा और चालकता में वृद्धि होगी। लेकिन प्रायोगिक रूप के आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस ताप पर इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होते हैं उससे कम ताप पर ही प्लास्टिक जलना शुरू हो जाते हैं या लकड़ी जलना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हम किसी भी अचालक पदार्थ को टेम्परेचर बढ़ा करके उसे चालकीय गुण उसमें उत्पन्न नहीं कर सकते। अब बात आता है बच्चों तीसरा मेरे पास कि अर्धचालक पदार्थ क्या होता है। तो अर्धचालक पदार्थ का कहानी बच्चों आप लोगों को आगे पढ़ना है, इसके बारे में आप लोगों को आगे जानना है। तो अर्धचालक के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि देखिए ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है कि नहीं, ताप बढ़ने पर है कि नहीं अर्धचालक की चालकता बढ़ती है अर्थात प्रतिरोध घटता है, लेकिन चालकता बढ़ती है अर्थात प्रतिरोध घटता है, अर्थात प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, घटता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि देखिए अर्धचालक के जितने भी अणु होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो होते हैं एक प्रकार का बंधन होता है बच्चों, जिसको हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होता है।
है कि नहीं, सहसंयोजक बंधन से बंधे होते हैं। और ये बंधन जो होता है वो कमजोर होता है, वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है कि नहीं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ही टेम्परेचर यदि दे देते हैं तो ये बंधन टूट जाता है। तो बंधन के टूटने से, है ना, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए क्या होता है कि टेम्परेचर को जैसे आप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, क्योंकि सारे जो अणु होते हैं वो सहसंयोजक बंधन के द्वारा बंधे होते हैं, और टेम्परेचर देने पर यह सहसंयोजक बंधन टूट जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हो जाता है और इसकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। तो आप लोग ये निष्कर्ष निकलता है कि नहीं, कि चालक पदार्थ में ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, चालकता घटती है कि नहीं। वहीं और चालक पदार्थ में ताप वृद्धि करेंगे तो उसकी चालकता बढ़ती है। वहीं अर्धचालक में भी यही कहानी होती है कि अर्धचालक में यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो उसकी चालकता बढ़ती है बच्चों। तो ये ताप पर निर्भरता था सभी पदार्थ का। तो चलिए हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि प्रतिरोधों का सम्मोहन किस प्रकार किया जाता है बच्चों, है कि नहीं। 10th क्लास में आप लोगों का इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। हाँ, पढ़ना है बच्चों, आप लोग जब आगे क्लास में जाएंगे तो उस समय आप लोगों को इस विस्तार पूर्वक चर्चा आप लोगों को करने को मिलेगा, है कि नहीं। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि प्रतिरोधों का सम्मोहन किस प्रकार किया जाता है ना। प्रतिरोधों का सम्मोहन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग कहते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों। तो देखिए, प्रतिरोधों का सम्मोहन जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। एक को हम लोग कहते हैं समांतर क्रम सम्मोहन, एक को कहते हैं समांतर क्रम सम्मोहन कहते हैं बच्चों, और दूसरे को हम लोग को कहते हैं श्रेणी क्रम सम्मोहन कहते हैं, है कि नहीं। समांतर क्रम सम्मोहन और श्रेणी क्रम सम्मोहन कहा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, है कि नहीं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल, है कि नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कह सकते हैं। इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, है ना। इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो समांतर क्रम सम्मोहन क्या होता है, तो हम लोग समांतर क्रम सम्मोहन को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम सम्मोहन क्या होता है। तो सबसे पहला बात है, देखिए समांतर क्रम सम्मोहन क्या होता है। समांतर क्रम सम्मोहन किसको कहते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम फिगर द्वारा आपको इस बात को समझा देते हैं समांतर क्रम सम्मोहन क्या होता है। तो मान लेते हैं कि ये मेरा एक प्रतिरोध है बच्चों, ये एक प्रतिरोध है, इस प्रकार देख पा रहे हैं। ये भी एक प्रतिरोध है बच्चों, आप लोग इसको भी देख पा रहे हैं। ये 3 प्रतिरोध मैं बनाता हूँ इस प्रकार है। तो समांतर है, तीनों रेखा एक दूसरे के समांतर है कि नहीं, उसको हम लोग समांतर क्रम सम्मोहन कहते हैं। यदि इस तीनों प्रतिरोधों के एक सिरा को, पहले सिरा को एक साथ जोड़ दिया जाए और फिर इसके दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ करके किसी सेल के द्वारा हम जोड़ दें, इस प्रकार हम जोड़ देते हैं, तो इसको हम लोग को क्या कहते हैं, समांतर क्रम सम्मोहन कहते हैं बच्चों। लेकिन मतलब सभी प्रतिरोधों के पहले सिरा को सेल के पहले टर्मिनल से और सभी दूसरे सिरा को सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार के सम्मोहन को हम लोग समांतर क्रम सम्मोहन कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है और ये रेजिस्टेंस मेरा R3 है बच्चों। R1, R2 और R3 है, ये 3। तो हम लोग चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं, देखिए माना, है कि नहीं, इसका परिभाषा मैं पहले लिख देता हूँ, है कि नहीं। इसका परिभाषा किस प्रकार होता है बच्चों, हम लिख देते हैं। देखिए 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों के पहले या प्रथम सिरा को सेल के पहले टर्मिनल से
सेल के पहले टर्मिनल से तथा सभी दूसरे सिरा को, है ना, सिरा को दूसरे टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के सम्मोहन को समांतर क्रम सम्मोहन कहा जाता है। समांतर क्रम सम्मोहन कहा जाता है बच्चों, समांतर क्रम सम्मोहन कहा जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, जितना प्रतिरोध आपको लेना है बच्चों आप ले सकते हैं, लेकिन उसके क्या करना पड़ेगा, सभी पहले सिरा को सेल के प्रथम टर्मिनल के साथ जोड़ना होगा और सभी दूसरे सिरे को सेल के दूसरे टर्मिनल को जोड़ना पड़ेगा, चाहे आपका व्यवस्था इस प्रकार हो या ना हो, लेकिन आपको हर हाल में उसके प्रथम सिरा को सेल के पहले टर्मिनल से और उसके सभी दूसरे सिरों को सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार का सम्मोहन जो होगा उसको हम लोग समांतर क्रम सम्मोहन कहेंगे बच्चों। तो फिगर आप लोग अपने कॉपी में बना लेंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग एक इमेजिन करते हैं बच्चों कि, है कि नहीं, सेल से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I परिमाण की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसका देख रहे हैं 3 ब्रांच में धारा, अब 3 ब्रांच में बटेगा बच्चों। इस ब्रांच में I1 धारा प्रवाहित होगा, इस ब्रांच में I2 धारा प्रवाहित होगा और इस ब्रांच में I3 धारा प्रवाहित होगा। और एक बात है कि देखिए तीनों जो प्रतिरोध है वो एक ही सेल से जुड़े हुए हैं, या तीनों प्रतिरोध का तीनों सिरा जो होता है वो सेल के 2 टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। अतः तीनों प्रतिरोध के सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा, ई दोनों सिरों के बीच में विभवांतर, ई दोनों सिरों के विभवांतर, ई दोनों सिरों के बीच विभवांतर वो सेल के विभवांतर के बराबर होगा। इसका मतलब यदि सेल के सिरों के बीच में विभवांतर यदि भी है तो इसके सिरों के बीच में भी विभवांतर भी होगा बच्चों। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेल, आप देख पा रहे हैं कि सेल का सभी, है कि नहीं, सिरा 2 टर्मिनल से सिर्फ जुड़ा हुआ है सेल के, इसलिए सेल के सिरों के बीच में जो विभवांतर होगा वही प्रतिरोधों के सिरों के बीच में भी विभवांतर होगा। सबसे आसान तरीका इसे समझने का है। सबसे पहले बात है क्या कि समांतर क्रम में ब्रांच उत्पन्न हो जाता है, शाखाएं उत्पन्न हो जाती है। तो शाखाएं, पानी यदि मान लीजिए कि इसमें बह रही है तो तीनों अलग अलग नाली में बहेगी पानी, है कि नहीं, पाइप में पानी बहेगी। ये एक पाइप है, ये 2 पाइप है, ये 3 पाइप है, तो पानी 3 पाइप में बहेगी तो सबका परिमाण अलग अलग होगा पानी का। उसी प्रकार इसमें भी होगा, सबका धारा का परिमाण अलग है। चूंकि यहाँ पर सेल के सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध के सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और क्या होगा। तो सबसे पहले इसके बारे में मैं कुछ लिख देता हूँ लैंग्वेज, आप लोग अपने, है ना, कॉपी में फोटो को बना लेते हैं। देखिए माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। समांतर क्रम में उसको हम लोगों ने जोड़ दिया गया है। देखिए सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा विद्युत धारा क्रमशः I1, I2 तथा I3 है। हम इस प्रकार लिखें कि सभी प्रतिरोधों, आप जान लीजिए कि R1 प्रतिरोध से I1 धारा है, R2 प्रतिरोध से I2 धारा है और R3 प्रतिरोध से I धारा प्रवाहित हो रही है। चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रतिरोध या प्रतिरोधों समांतर क्रम में जुड़े हैं,
प्रतिरोध किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इसके सिरों के बीच, इसलिए इसके सिरों के बीच विभवांतर, इसलिए इसके सिरों के बीच विभवांतर है कि नहीं, सेल के है कि नहीं, टर्मिनल के, सेल के टर्मिनल के विभवांतर के बराबर होगा, सेल के टर्मिनल के विभवांतर के बराबर होगा, है कि नहीं, सेल के टर्मिनल के विभवांतर के बराबर होगा। ये बात आप लोगों ने जाना है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों फोटो आप लोग बना लिए होंगे, फिगर अपने कॉपी में बना लीजिए। तो हम कहेंगे कि तीनों प्रतिरोधों से प्रवाहित कुल धारा कितनी हो जाएगी। देखिए, तीनों प्रतिरोधों से प्रवाहित कुल धारा, तीनों प्रतिरोधों से प्रवाहित कुल धारा कितनी हो जाएगी। कुल धारा I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस और ये I3 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब यहाँ I क्या है बच्चों, जहाँ I देखिए I क्या है, I तीनों प्रतिरोधों के, जहाँ I जो हो गया वो क्या है, तीनों प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध है कि नहीं, प्रतिरोध R है कि नहीं, एक R लेते हैं। तो मान लेते हैं कि तीनों प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध मैंने यहाँ पर एक बना दिया इस प्रकार, और ये देखिए बैटरी से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो इस प्रतिरोध से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I है, और इसका प्रतिरोध कितना हो गया, R है। इसके भी सिरों के बीच में जो विभवांतर होगा वो भी V होगा बच्चों। तो ये समतुल्य प्रतिरोध को समझिए, ये समतुल्य प्रतिरोध मतलब तीनों प्रतिरोध R1 R2 और R3 का समतुल्य प्रतिरोध है ये R, मतलब तीनों के बराबर प्रतिरोध एक, तीनों को हटा दिए और उसके बदले एक ऐसा प्रतिरोध जोड़ दिए जो तीनों के समतुल्य था, है कि नहीं। तो उसको हम लोग समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। जहाँ I जो हो गया वो क्या हो गया, तीनों प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध R से प्रवाहित धारा है, 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 जिसके सिरों के बीच विभवांतर भी है, जिसके सिरों के बीच, जिसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है बच्चों, भी है कि नहीं। जहाँ I तीनों प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध R से प्रवाहित धारा है, जिसके सिरों के बीच विभवांतर भी है बच्चों। तो चलिए, तो इतनी बातों को आप लोगों ने समझा, हम लोग आगे देखेंगे बच्चों, है ना। समीकरण 1 नंबर आपके पास है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ओम का नियम का प्रयोग करेंगे, ओम के नियम का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे बच्चों। तो प्रथम प्रतिरोध या सभी प्रतिरोधों के लिए, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि देखिए, प्रथम द्वितीय तथा तृतीय प्रतिरोध, प्रथम द्वितीय तथा तृतीय प्रतिरोध के लिए, है ना, तृतीय प्रतिरोध के लिए ओम के नियम का प्रयोग करने पर, ओम का नियम, ओम के नियम का प्रयोग करने पर, ओम का नियम का प्रयोग करने पर, ओम के नियम का प्रयोग करेंगे। तो पहले प्रतिरोध के लिए तो आप लोग जान रहे थे कि पहला प्रतिरोध से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, पहला प्रतिरोध से I1 धारा प्रवाहित हो रही है, और R1 इसका प्रतिरोध था और इसके सिरों के बीच में विभवांतर भी था। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, I1, और ये हो जाएगा R1। तो हम लोगों को I1 का वैल्यू निकालना है, तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V/R1। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे, क्योंकि पहले उदाहरण हम लोग मान चुके थे। इसी प्रकार दूसरा प्रतिरोध के लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, है कि नहीं, सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड के लिए, सेकेंड प्रतिरोध के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो I2 इज इक्वल टू, भी तो सबके लिए बराबर है, ये हो गया तीसरा नंबर प्रतिरोध। इसी तरह हम लोग थर्ड के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, थर्ड प्रतिरोध के लिए हम लोग क्या लिखेंगे,
थर्ड प्रतिरोध के लिए हम लोग लिखेंगे कि I3 इज इक्वल टू हो जाएगा V/R3। इसको हम लोग समीकरण नंबर 4। तो I1, I2 और I3 का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखिए I1, I2 तथा I3 के मानों को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखिए I का मान भी हम लोग निकाल सकते हैं, जो समतुल्य प्रतिरोध था। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। देखिए समतुल्य प्रतिरोध I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V/R, क्योंकि समतुल्य प्रतिरोध मेरा R था बच्चों, मैंने आपको बताया था, है कि नहीं, समतुल्य प्रतिरोध। तो I का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 1 में सबको मान, तो I का मान रखेंगे, साथ में यहाँ पे लिख देते हैं, इसके साथ जोड़ देते हैं I1, I2 तथा I3 के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो I का मान कितना है बच्चों, I का मान है V/R, बराबर है I1 का मान हो गया V/R1 प्लस हो जाएगा V/R2 प्लस हो जाएगा V/R3 होगा। तो डेट सिंप्लाइज V/R, तो इससे हम लोग V को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस हो जाएगा 1/R2 प्लस हो जाएगा 1/R3। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। डेट सिंप्लाइज 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस हो जाएगा 1/R2 प्लस हो जाएगा 1/R3। तो ये मेरा जो समीकरण प्राप्त हुआ वो समतुल्य प्रतिरोध के लिए था बच्चों, है कि नहीं। तो समांतर क्रम में यदि 2 या 2 से अधिक 3, 4 जितना भी प्रतिरोध हो, यदि उन्हें क्रम में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक इस प्रकार मुझे प्राप्त होता है। कैसा होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। तो ये समांतर क्रम के लिए था। इसी तरह हम लोग अब देखेंगे कि श्रेणी क्रम के संबंध में जो होता है, किस प्रकार जो था उसका समतुल्य प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। तो चलिए हम लोग श्रेणी क्रम के संदर्भ में हम लोग जानते हैं बच्चों। तो श्रेणी क्रम को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में हम लोग क्या देखें बच्चों, यहाँ श्रेणी क्रम सबसे पहले हम लोग, जिसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, श्रेणी क्रम सम्मोहन। तो हम लोग श्रेणी क्रम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसका फिगर बना देते हैं हम लोग, है कि नहीं। इसका फिगर देख पा रहे हैं कैसे बनेगा। इसका फिगर इस प्रकार बनेगा बच्चों, इस प्रकार एक प्रतिरोध को जोड़िए, इसी में दूसरा प्रतिरोध को जोड़ दीजिए, इसी में आप लोग तीसरा प्रतिरोध को जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार प्रतिरोध को जोड़ दीजिए और सभी प्रतिरोध को एक सेल से जोड़ देंगे। तो बताइए वो दोनों कॉम्बिनेशन में क्या अंतर है। हम लोग जो ने समांतर क्रम पढ़ा था, और समांतर क्रम में एक प्रतिरोध के नीचे था और सभी प्रतिरोध का पहला सिरा सेल से जुड़ा हुआ था और सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ देखते हैं कि पहला प्रतिरोध का ये सिरा सेल से जुड़ा हुआ है और अंतिम प्रतिरोध का ये सिरा सेल से जुड़ा हुआ है, बाकी कोई भी सिरा सेल से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार यदि हम लोग जोड़ेंगे, यदि हम लोग बहुत सारे व्यक्ति यदि एक दूसरे का हाथ पकड़ करके यदि खड़े हो जाते हैं, तो उसको श्रेणी क्रम सम्मोहन कहते हैं बच्चों। तो इसी को, तो सबसे पहले इसका परिभाषा दे दें। यहाँ पर देखिए R1 है, यहाँ पर R2 है, R3। तो इस परिभाषा देने के क्रम में सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको समझा देता हूँ। तो इस प्रकार समझा देते हैं बच्चों। देखिए ये प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का 2 सिरा होता है, इसको कहते हैं पहला सिरा, इसको कहते हैं दूसरा सिरा। तो इस प्रतिरोध के लिए ये पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा। तीसरा प्रतिरोध के लिए ये इसका पहला सिरा हो जाएगा, ये इसका दूसरा सिरा हो जाएगा। तो देखिए परिभाषा देना कितना आसान कि प्रतिरोधों का वैसा सम्मोहन जिसमें पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, या फिर दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, या फिर पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा सेल से जुड़ा हो। तो इस प्रकार का सम्मोहन श्रेणी क्रम सम्मोहन कहलाता है। तो इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझिए बच्चों, है कि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके आप लोग देखिए। तो चलिए इसका परिभाषा मैं लिख देता हूँ बच्चों। देखिए प्रतिरोधों का वैसा सम्मोहन, प्रतिरोधों का वैसा सम्मोहन, प्रतिरोधों का वैसा सम्मोहन
जिसमें पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा है कि नहीं, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, पहले सिरे से तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देख पा रहे हैं, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, पहले सिरे से, है कि नहीं, तथा पहला प्रतिरोध का पहला सिरा, पहला सिरा, है कि नहीं, और तीसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, है कि नहीं, और तीसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा सेल से जुड़ा हो, सेल से जुड़ा हो, है कि नहीं। तो इस प्रकार का सम्मोहन, है कि नहीं, इस प्रकार का सम्मोहन है ना, श्रेणी क्रम सम्मोहन कहलाता है, श्रेणी क्रम सम्मोहन कहलाता है, श्रेणी क्रम सम्मोहन कहलाता है बच्चों। तो इसको समझना काफी आसान है कि नहीं। मैंने फिर से एक बार पढ़ देता हूं कि प्रतिरोधों का वैसा सम्मोहन जिसमें पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले प्रतिरोध से, है कि नहीं, सॉरी, पहले सिरा से, और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और पहला प्रतिरोध का पहला सिरा और तीसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा सेल से जुड़ा हो। तो इस प्रकार का सम्मोहन जो है वो श्रेणी क्रम सम्मोहन कहलाता है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग श्रेणी क्रम सम्मोहन से संबंधित जो होता है हम लोग अब व्यंजक इसका प्राप्त करते हैं बच्चों, है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक फोटो यहाँ पर पुनः फिर से बना लेते हैं बच्चों ताकि हम लोगों को समझने में आसान हो। ये मेरा प्रतिरोध पहला था, ये मेरा प्रतिरोध दूसरा था, और ये मेरा प्रतिरोध तीसरा है बच्चों, और इसको हम लोगों ने सेल से जोड़ दिया। इस प्रकार हम लोग सेल से उसको कनेक्ट कर दिया बच्चों। ये मेरा R1 था, R2 था, और ये R3 था। तो अब हम लोग देखिए इसमें अंतर क्या है, प्रतिरोध से तो I धारा ही प्रवाहित होगी। समझ लीजिए कि ये एक पानी का एक क्या बोलता है, ट्यूब है, उससे यदि पानी प्रवाहित होगी तो तीनों से समान परिमाण का धारा प्रवाहित हो रही है, या अर्थात तीनों प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा I होगा। लेकिन विभवांतर सबका अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि तीनों प्रतिरोध का तीनों सिरा सेल से जुड़ा होगा, ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग जुड़ा हुआ है, इसलिए विभवांतर सबका अलग होगा। इसके सिरों के बीच में विभवांतर V1 होगा, इसके सिरों के बीच में विभवांतर V2 होगा, और इसके सिरों के बीच में विभवांतर V3 होगा, है कि नहीं। और तीनों का एक समतुल्य प्रतिरोध भी होगा बच्चों, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम इसको यहाँ पर कुछ लिख देते हैं बच्चों। मान लिया, देखिए इस प्रकार माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तीनों से प्रवाहित धारा I है, तीनों से प्रवाहित धारा I है, तथा सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्रमशः कितना है, V1, V2 तथा V3 है। तो हम कह सकते हैं तो तीनों प्रतिरोधों का कुल विभवांतर कितना हो गया,
तो तीनों प्रतिरोधों का कुल विभवांतर, तीनों प्रतिरोधों का कुल विभवांतर कितना होगा? तीनों प्रतिरोधों का कुल विभवांतर हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा बच्चों। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में जल्दी से उतार लें बच्चों, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को भी चर्चा करना है पहले कि यहाँ पर भी क्या होता है। भी जो होता है वो तीनों प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध के सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर है बच्चों। तो यहाँ पर भी क्या है, भी के बारे में हम चर्चा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका फिगर भी बना देते हैं। तो मान लीजिए कि तीनों प्रतिरोध के बदले एक प्रतिरोध को मैंने यहाँ पर लगा दिया, सेल से मैंने कनेक्ट कर दिया, तो इसके सिरों के बीच में जो है उत्पन्न विभवांतर है। इससे I धारा प्रवाहित हो रही है और यह प्रतिरोध R है। मान लेते हैं कि 3 बच्चे हैं, एक का ताकत है 2 न्यूटन, दूसरे का भी ताकत है 2 न्यूटन, तीसरे का भी ताकत है 2 न्यूटन, तो कुल कितने ताकत हो गए? 6 न्यूटन। तो एक बच्चा ही हम ले लिए जिसका ताकत 6 न्यूटन था और तीनों बच्चों को हटा दिया और उसके जगह में खड़ा कर दिए। तो तीनों के हम कहेंगे कि नहीं, तीनों का वो समतुल्य बच्चा है। तो उसी प्रकार इसको भी हम लोग ऐसे कहेंगे कि तीनों प्रतिरोध को हटा दिए और उसके जगह में एक प्रतिरोध लगा देंगे, तो उसको समतुल्य प्रतिरोध, तीनों का समतुल्य प्रतिरोध कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं भी क्या है। जहाँ भी क्या था बच्चों, जहाँ भी तीनों प्रतिरोधों का है ना, तीनों प्रतिरोधों है कि तीनों प्रतिरोधों के समतुल्य, तीनों प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध के सिरों, समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं R, तीनों प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध R के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर है, सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर है, उत्पन्न विभवांतर है कि नहीं, उत्पन्न विभवांतर है बच्चों, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ओम का नियम का प्रयोग करते हैं। ओम के नियम से, ओम के नियम से तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? समतुल्य प्रतिरोध के लिए V इज इक्वल टू हो जाएगा IR, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। तो हम लोग जो अब उस श्रेणी में जोड़े थे कि पहला प्रतिरोध इस प्रकार हम लोग जोड़ा था कि पहला प्रतिरोध R1 था, इसके धारा प्रवाहित हो रही थी I और सिरों के बीच में विभवांतर R1 था। इसी तरह दूसरा प्रतिरोध था, इसी प्रकार तीसरा प्रतिरोध था, ये मेरा R2 था, ये R3 था, इसमें विभवांतर V2 था, इसमें विभवांतर V3। तो ओम का नियम इसमें हम लोग लगाएंगे बच्चों। तो पहला प्रतिरोध के लिए लिखेंगे कि फर्स्ट, है कि नहीं, फर्स्ट रेजिस्टेंस, पहले के लिए, फर्स्ट के लिए ओम का नियम लागू करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? V1 इज इक्वल टू I, तो सब में I प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध हो गया R1, इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 कहेंगे। इसी तरह हम लोग सेकेंड के लिए कहेंगे, सेकेंड के लिए, सेकेंड के लिए तो इसमें सेकेंड में V2 विभवांतर है और धारा I हो रही है और प्रतिरोध R2 है, तो इसको समीकरण नंबर 4 कहेंगे। अब थर्ड के लिए हम लोग कहेंगे, थर्ड के लिए, थर्ड के लिए हम लोग कहेंगे तो ये हो जाएगा V3, है कि नहीं। थर्ड के लिए क्या हो जाएगा? V3 इज इक्वल टू हो जाएगा IR3, इसको हम लोग समीकरण नंबर 5 कहेंगे बच्चों। तो हम लोग क्या कहेंगे, देखिए V1 V2 V3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ हो गया V1 V2, है कि नहीं, V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे तो क्या मिलेगा? V का मान रखेंगे तो IR, V1 का मान रखेंगे तो IR1 और V2 का मान रखेंगे तो IR2 और V3 का मान रखेंगे तो IR3। तो ये हो गया IR, तीनों से I को कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस ये हो जाएगा R3। तो I कैंसिल हो गया, तो डेट सिंप्लाइज R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, R इज इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस और ये हो जाएगा R3। तो ये मेरा जो है बच्चों कुछ समीकरण प्राप्त हुआ जिसको हम लोग समांतर क्रम समूह श्रेणी क्रम समूहन के लिए व्यंजक हम लोग कहते हैं बच्चों। तो
अभी हमारे पास बहुत सारा टॉपिक्स बाकी है बच्चों, कि जैसे कि एक सिंपल सर्किट में वोल्ट मीटर को किस प्रकार जोड़ा जाता है कि नहीं, वोल्ट मीटर का क्या काम होता है, आमीटर को किस प्रकार जोड़ा जाता है, आमीटर का क्या काम होता है, घरेलू विद्युत परिपथ जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, समांतर क्रम होते हैं या श्रेणी क्रम होते हैं, तो उसके बारे में हम लोगों को अभी चर्चा करनी है। और साथ में हम लोगों को भी सेल के बारे में पढ़ना है कि नहीं, इसकी सेल क्या होता है कि नहीं, सेल का क्या क्या फंक्शन होता है बच्चों, है कि नहीं, और उसमें विद्युत वाहक बल क्या होते हैं, और साथ में सेलों का सम्मोहन भी हम लोगों को पढ़ना है। उसमें 3 प्रकार के सम्मोहन होते हैं, एक श्रेणी क्रम सम्मोहन, समांतर क्रम सम्मोहन और तीसरा होता है मिश्रित क्रम सम्मोहन। तो ये 3 प्रकार का सम्मोहन होता है बच्चों उसमें। तो हम लोग तीनों का हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आज मेरा समय काफ़ी लंबा हो चला है, तो आज मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आप लोग से यही कहूँगा कि इसे आप अपने कॉपी में अच्छी तरह से नोट करें और अपने घर में उसे बार-बार पढ़ने का प्रयास करें। जहाँ भी समझ में नहीं आती है तो उसे आप लोग पुनः वीडियो को दोबारा देख कर के उस स्थान पर उसे समझने का प्रयास करें। और यदि उस उसके बावजूद भी आप लोगों को यदि समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक्स को आप उठाएँ और कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट करके मुझे बताने का प्रयास करें कि कहाँ समझ में नहीं आता है, फिर मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करके आप तक पहुँचा दूँगा। तो आज इतना ही रहेगा बच्चों, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखें, और यदि आप लोगों को ये ज़्यादा पसंद आता है बच्चों तो उसे अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर करें, और सब्सक्राइब करें बच्चों, लाइक करें। तो इतना ही कहने के बाद मैं आज वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। आप लोग बच्चों हंसते रहें, खेलते रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। आज आप लोगों ने जो मेरे वीडियो को देखा उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ बच्चों। तो चलिए, आप लोगों के सामने मैं आलोक कुमार फिर से उपस्थित हूँगा एक नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, मज़ेदार टॉपिक्स के साथ। तो तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और आने वाले वीडियो को फिर से देखेंगे। ठीक है बच्चों, आज मैं इसे समाप्त करता हूँ। लॉट्स ऑफ थैंक्स।